लोगों ने देखा है और इसके बाद से दोनों बहुत परेशान हैं। दाऊद अपना घर, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स दिखाए जाने से उतना परेशान नहीं है जितना वो पाकिस्तानी अभिनेत्री महवीश हयात से अपने रिश्तों का पहली बार खुलासा होने के बाद से तिलमिलाया हुआ है। उसे ये बात बहुत बुरी लगी है क्योंकि उसे वो ये जानता है कि उसके पासपोर्ट के बारे में, उसके बैंक डिटेल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में दुनिया की कई खुफिया एजेंसीज पहले से जानती थी जो उसे ट्रैक कर रही थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी अभिनेत्री के बारे में भी बात बाहर आ जाएगी। इसलिए अब उसने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि उन दोनों के रिश्तों की यह बात आखिर बाहर कैसे आई और जी न्यूज तक कैसे पहुंची। अब दाऊद चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसके खिलाफ हमने जो जंग छेड़ी है अब हम उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। यह जंग बीच में अब रुक नहीं सकती। इसलिए आज हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी सबूतों के साथ कुछ जवाब मांगेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यह कह रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए आज हम एक एक सबूत दिखाकर इमरान खान से 5 सवाल पूछेंगे और पूरी दुनिया यह देखेगी कि इमरान खान के पास इन सवालों के जवाब हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद इमरान खान के लिए झूठ बोलना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा आज हम इस पर भी बात करेंगे कि भारत का बच्चा दाऊद इब्राहिम का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा है। धर्म पर आधारित आतंकवाद से भारत का पहला परिचय इसी दाऊद इब्राहिम ने कराया था। दाऊद इब्राहिम ने धर्म, आतंकवाद, सिनेमा, क्रिकेट और पैसों का एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया और उसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के दम पर अपनी सॉफ्ट पावर में बदल दिया। इसलिए आज हम आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को एक मसीहा बनाने वालों की भी बात करेंगे, जिन्होंने उसे ग्लैमराइज करके आप सबको दिखाया। वो इतना बड़ा आतंकवादी है नहीं जितना उसे आपके बारे में आपके सामने रखा गया है। वो कितना डरपोक है, दाऊद इब्राहिम कितना कमजोर है, आज हम आपको बताएंगे। और इसके बाद हम पुलवामा हमले की चार्जशीट का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस हमले में मसूद अजहर के अलावा कौन कौन से 18 आतंकवादी शामिल थे और इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया। इनमें कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी भी शामिल हैं। लेकिन इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि इन आतंकवादियों ने हमले में इस्तेमाल होने वाला एक विस्फोटक अमेजॉन से ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए मंगवाया था। यह बहुत खतरनाक बात है, इसलिए आज इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और अब यह आपको दोबारा नहीं होगा, तो आज आपकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि हांगकांग में एक ही व्यक्ति को 4 महीने बाद दोबारा इस वायरस का संक्रमण हो गया। इसलिए आज हम आपको बताएंगे इस वायरस ने कैसे खुद में लगातार बदलाव करके अपने आप को इसने पहले से ज्यादा घातक बना लिया है, और जो लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं उन्हें अब दूसरी शारीरिक परेशानियां हो रही हैं, वो लोग वापस अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे की पूर्व उप सेना प्रमुख गुरमीत सिंह ने तारीफ की है। पूर्व उप सेना प्रमुख ने कहा कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को दाऊद के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी मदद मिलेगी। जी न्यूज की दाद देता हूं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तहत जी न्यूज ने दाऊद इब्राहिम के बारे में इतना विश्लेषण किया है और इतनी खबर निकाली है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अभी तक दाऊद को सेफ हाउस में शिफ्ट करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है। जी न्यूज ने कल डीएनए में दाऊद के नेशनल आइडेंटिटी नंबर, उसके पासपोर्ट, कराची में उसके घर और परिवार के सदस्यों की संपत्ति की पूरी जानकारी पर बड़ा खुलासा किया। इस समय आपकी स्क्रीन पर दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट है। जी न्यूज जैसे चैनल के जरिए ही इतने ऊंचे पैमाने पर ये मुहिम चली थी, और उसी का ये नतीजा है कि आज हम दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी के पते, ठिकाने, एसेट्स, एसोसिएशन, सराउंडिंग और बिलोंगिंग्स के पास पहुंचे। पुलवामा आतंकी हमले के 18 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। एनआईए की चार्जशीट में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर सहित 19 आतंकियों के नाम हैं। चार्जशीट में मसूद अजहर के साथ उसके 2 रिश्तेदार
अब्दुल रऊफ और अमार अलवी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट के अनुसार आतंकवादी आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। एनआईए की चार्जशीट में मारे गए 6 आतंकवादियों का भी नाम है। चार्जशीट में एनआईए ने बताया कि हमले की साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई थी। हमले में शामिल जैश के आतंकियों ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के कैंपों में ट्रेनिंग ली थी। एनआईए ने बताया कि हमला 6 फरवरी 2019 को होना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस दिन नेशनल हाईवे बंद था। एनआईए ने बताया कि चार्जशीट में आतंकवादियों की चैट और कॉल डिटेल्स भी दिए हैं, जो हमले में उनकी भूमिका को साबित करते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की अदालत में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन समेत 12 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सैयद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में है और वहीं से वो कश्मीर में आतंकी साजिश के लिए फंडिंग कर रहा है। हिजबुल आतंकियों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में जम्मू कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है, जिसमें जमा किया गया पैसा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मदद करने के लिए दिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में आतंकियों की 1 करोड़ 22 लाख कीमत की 13 संपत्तियां भी अटैच की थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में बिल्डिंग हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 27 घंटे पहले सोमवार को 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। बिल्डिंग के मलबे में अब भी 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मेरी संवेदना उन परिवारजनों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस घटना में खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई डायरेक्टर संदीप सिंह से भी जल्द पूछताछ करेगी। खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। सीडीआर के मुताबिक संदीप और सुशांत की लंबे वक्त से बात नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद वो शव को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर भूषण बेलनेकर से लगातार संपर्क में थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज संदीप की भूमिका को लेकर कहा कि संदीप से पूछा जाना चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। कि न्याय की प्रक्रिया में न्याय को सहयोग देने के लिए, कानून को सहयोग देने के लिए, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको अपने कर्तव्य के निर्वहन को ख्याल रखते हुए करना चाहिए। सीबीआई ने आज सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से 6 घंटे तक पूछताछ की। संदीप के अलावा कुक नीरज, दीपेश सावंत, रजत मेवानी, सैमुअल मिरांडा, केशव और सिद्धार्थ पीठानी से पूछताछ की। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सीबीआई ने उन सभी पुलिस वालों को जांच के लिए बुलाया है जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने कहा कि वो सभी पुलिस वाले छुट्टी पर हैं। 14 जून को ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के बांद्रा में उनके घर में मिला था। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सिफारिश की है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून सत्र चलाया जाए। सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र में कुल 18 बैठकें हो सकती हैं। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सामाजिक दूरी का पालन हो, इसके लिए दोनों चैम्बर और दीर्घाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से 23 मार्च को संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी। संसदीय परंपरा के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सबसे करीबी छोटा शकील ने कल रात पूरा डीएनए देखा, बार बार देखा, और हमारा पूरा खुलासा देखने के बाद दोनों आज काफी परेशान हैं। हालांकि दाऊद, उसके घर की तस्वीरें, उसके पासपोर्ट की डिटेल्स, उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और उसके प्रॉपर्टी की डिटेल्स दिखाए जाने से उतना परेशान नहीं हुआ जितना वो इस बात से परेशान है कि हमने पाकिस्तानी अभिनेत्री महवीश हयात से उसके रिश्तों का खुलासा कैसे किया, क्योंकि ये दिल का मामला है और इसी से दाऊद को सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। दाऊद इस बात से बहुत बुरी तरह तिलमिला गया है। ये लेटेस्ट जानकारी हमें मिली है और
अब उसने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि महवीश और उसके रिश्तों की बात आखिरकार बाहर कैसे आई और वो जी न्यूज तक कैसे पहुंच गई। अब दाऊद चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसके खिलाफ हमने जो जंग छेड़ दी है, अब हम उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। इसलिए आज हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पूरे सबूतों के साथ जवाब मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यह झूठ बोलता आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं। इसलिए आज हम एक एक सबूत दिखाकर इमरान खान से 5 सवाल पूछेंगे और पूरी दुनिया यह देखेगी कि इमरान खान के पास इन सवालों के क्या जवाब हैं। तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से यह है कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है तो उसके कराची वाले घर के पते पर बना यह CNIC नंबर किसका है। भारत के आधार कार्ड की तरह पाकिस्तान के हर नागरिक को CNIC नंबर जारी किया जाता है, और अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है तो फिर उसके नाम पर यह CNIC नंबर जारी कैसे हुआ और यह CNIC नंबर किसका है। यह सवाल है इमरान खान से। दूसरा सवाल इमरान खान से यह है कि कराची के क्लिफ्टन इलाके में D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 के पते पर यह जो घर बना हुआ है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, यह घर किसका है, इसमें कौन रहता है। दाऊद इब्राहिम ने भी नहीं बल्कि उसके परिवार के कई सदस्य इसी पते पर रहते हैं। इसी एड्रेस पर दाऊद की पत्नी, उसके बेटे और बेटियों के CNIC नंबर जारी किए गए हैं। इसलिए अगर दाऊद पाकिस्तान में नहीं है तो फिर इस घर में कौन रहता है, पूरी दुनिया ये जानना चाहेगी। तीसरा सवाल इमरान खान से यह है, जो पासपोर्ट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी पाकिस्तान में जारी किए हुए पासपोर्ट हैं। इन पर पाकिस्तान की मोहर है और दाऊद और उसके परिवार के लोगों की तस्वीरें लगी हैं। अगर दाऊद पाकिस्तान में नहीं है तो उसे और उसके परिवार को ये पासपोर्ट आखिर कहां से मिले हैं। और इमरान खान से हमारा चौथा सवाल यह है कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है तो उसके और उसके परिवार के बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के बैंकों में कैसे हैं और इन बैंक अकाउंट्स को अभी तक फ्रीज क्यों नहीं किया गया है। और पांचवा सवाल इमरान खान से यह है कि पाकिस्तान की अभिनेत्री महवीश हयात को किसकी सिफारिश पर वहां के राष्ट्रपति ने तमगाए इम्तियाज जैसा बड़ा सम्मान दिया। अगर महवीश के सिर पर दाऊद का हाथ नहीं है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक औसत दर्जे की अभिनेत्री रातों रात पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गई। सरकारें उसे इनाम देने लगी और उसका मीडिया और सरकार में दखल इतना बढ़ता चला गया। महवीश के खिलाफ हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। महवीश जो भी काम करती हैं हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हम ये नहीं कह रहे कि महिला होने के नाते, कई बार लोग कहते हैं कि क्योंकि वो एक महिला है इसलिए उसे निशाने पर लिया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि इस महिला के संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं और दाऊद इब्राहिम से संबंधों की वजह से ये महिला भी भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर और जगह जगह जहां पर यह जाती है ये जहर उगलती आई है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नागरिक सम्मान जो इसे दिया गया है वो किसके कहने पर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग खुद इतने हैरान हैं कि इन्हें इतना बड़ा नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्वारा कैसे मिला। जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC कार्ड पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के नाम पर जारी हुआ है, यह कोई साधारण नंबर नहीं है। इस नंबर की थोड़ी सी छानबीन करके पाकिस्तान के किसी भी नागरिक की पूरी कुंडली निकाली जा सकती है और हमने किया है आज ये काम। पाकिस्तान में दाऊद को जो CNIC नंबर जारी हुआ है वो है 42301273909009। ये 13 अंकों का एक विशेष नंबर होता है जिसे आज हमने पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए डिकोड किया है। इसके पहले 5 नंबर किसी व्यक्ति के पते के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें पहली डिजिट यह बताती है कि यह पता पाकिस्तान के किस प्रांत में है। पाकिस्तान में जब अगर किसी CNIC नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 अंक से होती है, तो इसका मतलब है कि यह कोई खैबर पख्तूनख्वा के किसी पते पर बना है। 2 से अगर शुरुआत होती है नंबर की, 2 नंबर CNIC नंबर में अगर है तो वो ये बताता है कि यह व्यक्ति
फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज यानी फाटा का नागरिक है। 3 का अर्थ होता है पंजाब, 4 का अर्थ है सिंध, 5 बलूचिस्तान का कोड है, 6 इस्लामाबाद का कोड है और 7 गिलगिट बाल्टिस्तान का कोड है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम का CNIC नंबर 4 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो CNIC नंबर बना है ये कराची सिंध में है। ये सिंध प्रांत का कोड है और कराची जो है वो सिंध प्रांत में ही आता है। इसके बाद दूसरी डिजिट से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति का घर उस प्रांत की किस डिवीजन में है। तीसरे डिजिट से उसकी तहसील और चौथे डिजिट से स्थानीय यूनियन काउंसिल के बारे में पता चलता है और 5वें डिजिट से उस व्यक्ति के घर का पता मिलता है, जैसे उसका मकान नंबर वगैरह। इसके आगे की 7 डिजिट्स कार्ड धारक की फैमिली ट्री के बारे में बताती है और इसके आखिरी नंबर को देखकर यह पता चलता है कि कार्ड धारक पुरुष है या महिला। अगर आखिरी नंबर ऑड है तो इसका मतलब है CNIC धारक पुरुष है और अगर आखिरी डिजिट इवन है तो इसका मतलब है कि यह किसी महिला को जारी किया हुआ नंबर है। दाऊद इब्राहिम के CNIC नंबर के शुरुआती 5 डिजिट्स को जब हमने सर्च किया तो इसने हमें कराची के क्लिफ्टन इलाके तक पहुंचा दिया। दाऊद की फैमिली ट्री के बारे में हम आपको कल भी बता चुके हैं। दाऊद के CNIC पर आखिरी नंबर 9 है, जो कि एक ऑड संख्या है, यानी यह कार्ड किसी पुरुष के नाम पर जारी हुआ है। फिर भी इमरान खान और उनकी सरकार का कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता और यह सब कुछ इमरान खान पाकिस्तान की सेना के दबाव में कहने पर मजबूर हुए हैं। आप खुद सोचिए, यह अपने आप में कितना बड़ा झूठ है, लेकिन अब आज के बाद यह झूठ नहीं चलेगा। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, लेकिन वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना कैसे? भारत का बच्चा आज दाऊद इब्राहिम के बारे में जानता है। भारत के 135 करोड़ लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी किस दिन भारत की जेलों में बंद होगा, किस दिन हम इसकी तस्वीरें भारत के न्यूज चैनल्स पर देखेंगे, जब इसे अदालतों के चक्कर लगाते हुए हम देखेंगे, जब इसे जेल में इसकी तस्वीरें हम देखेंगे। यह हर भारतीय चाहता है, लेकिन इसके बारे में हर भारतीय यह तस्वीरें देखना क्यों चाहता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज आपको यह समझना होगा कि दाऊद इब्राहिम भारत के लिए क्या अहमियत रखता है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1993 में बॉम्बे में हुए सीरियल बम धमाकों से, जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने ही अंजाम दिया था। ये 12 बम ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुए थे और इनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। फिर से याद कीजिए, 257 लोग मारे गए थे, जबकि 1400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हुए थे। यह भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट था, यानी भारत के लोगों का पहला परिचय सीरियल बम ब्लास्ट से इसी आदमी दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। इन बम धमाकों के बाद ही दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया था और कराची को उसने अपना नया ठिकाना बना लिया था। काफी समय तक दुबई से भी ऑपरेट किया। इन बम धमाकों की वजह से ही आज भारत का बच्चा दाऊद इब्राहिम को जानता है, क्योंकि भारत का बच्चा उस दर्द को महसूस करता है जो इसने दिया था। भारत में धर्म पर आधारित जो आतंकवाद है आज, जिसे आप देखते हैं, पूरी दुनिया में आप देखते हैं, उससे भारत का पहला परिचय इसी आदमी ने कराया था। भारत ने वैसे तो कई आतंकवादी हमले देखे हैं, लेकिन 1993 में बॉम्बे में हुए ये सीरियल ब्लास्ट उस समय की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी और भारत इसके लिए उस समय बिल्कुल तैयार नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सीरियल ब्लास्ट भारत के लोगों को कभी देखने को मिलेगा और इतने लोगों की जान चली जाएगी। हम खुद तैयार नहीं थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि मुंबई जैसे शहर में कभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दाऊद इब्राहिम था जो दशकों तक मुंबई में रहा था, बॉम्बे में रहा था। इस घटना ने पहली बार आतंकवाद से इतने बड़े पैमाने पर भारत का परिचय कराया था। और आतंकवाद भी कौन सा? धर्म पर आधारित आतंकवाद। दाऊद ने ये सारे धमाके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर किए थे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को ही क्यों चुना? इसकी वजह यह थी कि दाऊद के पास धार्मिक नफरत, आतंकवाद, सिनेमा, क्रिकेट, पैसा
और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से कोई आसानी से उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। उसके पास सब कुछ था। दाऊद ने चोरी चकारी के साथ, छोटी मोटी चोरी चकारी के साथ अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। यानी आज आप ये समझ सकते हैं कि ये एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था। और अगर आप आज भी इसको देखेंगे, पैसा इसके पास जरूर आ गया है, लेकिन इसकी जो मानसिकता है वो आज भी छोटे मोटे अपराधी की ही है। और कहा जाता है कि वो कभी खुद किसी विवाद में नहीं उलझता था, काफी डरपोक किस्म का था, बल्कि वो अपने सारे काम अपने गैंग के मेंबर से करवाता था, खुद बाहर नहीं निकलता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि अपराधी तो छोटा मोटा है लेकिन चालाक है। यानी दाऊद एक डरपोक किस्म का अपराधी था, लेकिन फिर भी उसके पास धर्म, क्रिकेट, सिनेमा और पैसों का जो कॉम्बिनेशन था, उसने उसे एक सॉफ्ट पावर की ताकत दी। दाऊद की इसी छवि को फिल्मों में काफी ग्लैमराइज किया गया। एक जमाना था जब भारत की हिंदी फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता था। हर जो बड़ी फिल्म आती थी उसमें कहा जाता था कि ये अंडरवर्ल्ड का पैसे से बनी है, इसमें दाऊद का पैसा लगा हुआ है। और फिर दाऊद ये तय करता था कि इस फिल्म में कौन सा हीरो काम करेगा, कौन सी हीरोइन काम करेगी, इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, और इस फिल्म के सारे फैसले वो लिया करता था। दाऊद के इशारे पर कई फिल्में बनाई गईं और इन फिल्मों में दाऊद इब्राहिम जैसे किरदारों को बहुत बड़ा और ग्लैमराइज करके दिखाया गया। इसीलिए आपको याद होगा, एक जमाना था जब अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर फिल्में बनने लगी, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करके दिखाया गया, और उन सब में दाऊद कहीं ना कहीं अपने आप को देखता था। हमारे देश में दो चीजें बहुत चलती हैं, एक है बॉलीवुड यानी फिल्में, और दूसरा है क्रिकेट। और दाऊद इतना शातिर था कि ये 1980 के दशक में ही समझ गया था कि इस देश में एक तो फिल्में चलेंगी और दूसरा क्रिकेट चलेगा। 80 के दशक में दाऊद फिल्मों में पैसा लगाने लगा और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसके एक इशारे पर उसकी पार्टियों का हिस्सा बनने लगे, उसकी पार्टियों में नाचने लगे। राजनेताओं से उसके संबंध बन गए और उसने उसके बाद क्रिकेट में भी अपनी पैठ बना ली और बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी दाऊद के नाम से उस समय कांपने लगे। हर बड़े मैच में दाऊद दिखाई देता था। यानी 5 फुट 6 इंच का यह व्यक्ति दाऊद इब्राहिम बहुत पहले ही भारत में क्रिकेट और सिनेमा की ताकत को पहचान गया था और उसने इसी को अपनी सॉफ्ट पावर में बदल दिया। लेकिन इस सारी कहानी ने वर्ष 1993 में एक अलग मोड़ ले लिया। 1993 में बॉम्बे में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उसने अपराध की दुनिया को भी धर्म के आधार पर पहली बार बांट दिया। आप सोचते हैं हमारा समाज अब बट चुका है, धर्म के आधार पर पोलराइज हो चुका है, लेकिन यह काम करने वाला पहला व्यक्ति था दाऊद इब्राहिम, जिसने अंडरवर्ल्ड को भी धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया, पोलराइज कर दिया। यानी अंडरवर्ल्ड में भी धर्म की एंट्री इसकी वजह से हुई। दाऊद इब्राहिम ने यह धमाके बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किए थे। यानी सोचिए, आज आप जो सारे किस्से कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान जो अलग अलग कैसे हो गए और उनके बीच के संबंध खराब हुए, उसके लिए दाऊद इब्राहिम जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे पहले यह काम उसी ने किया था। और इसी वजह से 1993 के बम ब्लास्ट भारत में ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गए और भारतीय समाज के इस पोलराइजेशन में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसने इन बॉम्ब ब्लास्ट्स को बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया था। इन धमाकों के बाद वो देश के कई कट्टर मुसलमानों के लिए एक मसीहा बन गया। यही तो वो चाहता था, बावजूद इसके कि वो खुद एक बेहद डरपोक और बुज़दिल किस्म का अंडरवर्ल्ड डॉन था। 93 के बाद भी भारत के मीडिया का एक हिस्सा उसे किसी रॉबिन हुड से कम नहीं समझता था। इसलिए हमारे देश के पत्रकारों ने और हमारे देश के मीडिया के लोगों ने भी दाऊद इब्राहिम को बड़ा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ये सारे पत्रकार खुद उससे बड़े प्रभावित थे और उससे भी ज्यादा उसके धर्म से प्रभावित थे। जो पत्रकार आज फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसे कौन से पत्रकार हैं जो इसके साथ सिंपैथी रखते होंगे। वो तमाम पत्रकार उस जमाने में दाऊद की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे और कहते थे कि बॉम्बे बम धमाकों में दाऊद को फंसाया जा रहा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। लेकिन सच यह है कि दाऊद एक आतंकवादी है, एक छोटा मोटा अपराधी है और उसने भारत की आत्मा को जो चोट पहुंचाई है, उसका बदला लिया जाना अभी बाकी है। हालांकि भारत में बैठा पाकिस्तानी और दाऊद प्रेमी गैंग ये नहीं चाहता कि दाऊद को कभी भी जिंदा भारत लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोगों के राज खुल जाएंगे।
आप यकीन मानिए इस देश के ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो सिनेमा के लोग हों, चाहे वो क्रिकेट के लोग हों, चाहे वो राजनीति के लोग हों, जो आज भी सांस रोक कर बैठे रहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जरिए उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया है। मीडिया में भी ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो आज भी दाऊद इब्राहिम तक जानकारियां पहुंचाते होंगे। इसलिए ये सारे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन एक कमजोर और डरपोक अपराधी को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसलिए हम लगातार दाऊद से जुड़े खुलासे अब ये कर रहे हैं और देश की जनता के साथ, आपके साथ साथ हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब दाऊद को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, दाऊद को जिंदा पकड़ा जाएगा और दाऊद को आप भारत की जेलों में बंद देखेंगे। आज हमने 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के पीड़ितों से बात की है। इन पीड़ितों को हमारे देश की अलग अलग सरकारों ने ऐसे ही छोड़ दिया। इनकी बात कभी सुनी नहीं, इनके लिए कभी कुछ किया नहीं। पैसा दे देने से, कॉम्पनसेशन दे देने से, नौकरी दे देने से जो दर्द इनके दिल में है, जो आग इनके सीने में लगी हुई है, उसे आप बुझा नहीं सकते। यह पैसे की बात नहीं है, यह मुआवजे की बात नहीं है। इन लोगों का कहना है अदालतों ने भले ही न्याय दे दिया हो, लेकिन जब तक दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ा जाता तब तक इन्हें, इनकी आत्मा को, इनके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। 1993 ब्लास्ट जो हुआ तभी स्टॉक मार्केट बिल्डिंग के पास था और बहुत सारा हंगामा, जोर से ब्लास्ट हुआ और बहुत सारा पूरा बॉडी को डैमेज किया था। राइट हैंड पूरा 95% से ज़्यादा निकल गया था, फेस फट गया था, कान निकल गया था, हार्ट में भी ग्लासेस सब अंदर घुस गए थे, रिब्स सब टूट गई थी, लंग्स फट गए थे, ये सारा डैमेज हो गया था। और अभी भी इसमें ज़्यादा जो मूवमेंट होना चाहिए ऐसा मूवमेंट है नहीं और अभी भी बहुत सारे ग्लासेस अंदर है और ऑपरेशन चालू है। मैं तो बोलता हूँ कि जे न्यूज़ को ही कैसे भी करके उधर पाकिस्तान में आपका सब उसका पता और भी चेक करके, जैसा दूसरे लोगों का चेक करके अपन करते हैं, जैसे सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सब मीडिया वाले करते हैं। तो ये मीडिया वाले ने, और खास करके मैं तो जे न्यूज़ को बोलता हूँ कि ये सारी मूवमेंट के पीछे खुद पढ़ो और गवर्नमेंट को जगाओ और उनको बोलो कि भाई इसका फटाफट इसका फैसला लेके आओ और इसका कार्यवाही करो, तो मुझे सुखी होगी। 26 साल हम विक्टिम्स, क्योंकि मैंने तो 13 साल, जब मैं 13 साल का था तभी मेरे माँ का मैंने जो पार्थिव देखा था, जो शरीर देखा था, जब ही घर पे आया था तभी तो सिर्फ बॉडी के पार्ट्स थे। तभी से लेके गए 26 साल देशद्रोही दाऊद इब्राहिम को कभी फांसी पे लटकाते हैं, कभी न्याय हमें मिलता है, इसकी राह में हम हैं। अभी ऐसा लगता है कि सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को, देशद्रोही दाऊद इब्राहिम को भारत में लाके उस पर कार्रवाई करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। इन सारे लोगों के लिए अब हमने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ये मुहिम शुरू की है और इस बार ये मुहिम, ये जंग बीच में नहीं रुकेगी। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, दाऊद इब्राहिम को जितना बड़ा करके आपको बताया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम को पकड़ना उतना मुश्किल भी नहीं है। और इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि इतने सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद, सबूत देने के बाद, हम भी ये देखना चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम इस बार बचकर कहां जाता है। बॉम्बे में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया था और उसने कराची को अपना नया ठिकाना बना लिया था। अब दाऊद 64 साल का हो चुका है, कमजोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। 64 साल का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में भी अब वही सब कर रहा है जो किसी जमाने में भारत में किया करता था। किसी जमाने में भारत में बड़े बड़े नेताओं से उसके संबंध बन गए थे, बड़े बड़े नेताओं को पैसा खिलाता था, इसलिए उनका करीबी बन गया, यहां उसे संरक्षण मिलता था। अब वो पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों में काफी दखल अंदाजी करता है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को अब वो वहां पैसा देता है, रिश्वत देता है, इसलिए पाकिस्तान के नेता इसके साथ हो गए हैं। जैसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता था, फिल्मों को फाइनेंस करता था, फिर यह तय करता था कि किस फिल्म में कौन से कलाकार काम करेंगे, और फिर जिन कलाकारों को काम देता था उन्हें अपने घर बुलाकर अपनी पार्टियों में दुनिया भर के सामने पेश करता था
और कोई कलाकार इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो दाऊद को इनकार कर दे, मना कर दे। उसके दो कारण थे। पहला, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, रातों रात स्टारडम चली जाएगी, और दूसरा ये कि जान से मार दिया जाएगा, जान भी तो बचानी थी। इसलिए भारत के बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मी कलाकार लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम से डरते रहे, दाऊद इब्राहिम की कठपुतली की तरह एक्टिंग करते रहे। अब यही काम दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा है, क्योंकि अब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद के लिए पैसा लगाना असंभव है। अब यहां ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद के ही इशारों पर आजकल काम हो रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक साधारण सी अभिनेत्री उसका साथ पाकर देखते देखते एक बड़ी स्टार बन जाती है और उसे बड़े बड़े सरकारी सम्मान मिलने लगते हैं। दाऊद कैसे अब पाकिस्तान के क्रिकेट, वहां के सिनेमा और राजनीति को अपनी सॉफ्ट पावर बना रहा है, इस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार से बात की। बलजीत परमार वही पत्रकार हैं जिन्हें दाऊद ने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद फोन किया था, और तब 1993 में उनसे पूछा था कि कैसे लगे ये धमाके। बलजीत परमार ने दाऊद पर क्या कहा, आज आप सबको सुनना चाहिए। कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना, वहाँ की बड़ी इंडस्ट्री के साथ पैसा लगाना, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करना, जो हिंदुस्तान में भी करता था पाकिस्तान में वही किया, तो उससे उसका जो दायरा था ऑपरेशन का, एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गया, जिसका फायदा दाऊद आज तक उठा रहा है। तो अब उसको इतना कुछ पता है, बोलते हैं जो जितनी ज्यादा नॉलेज हो आदमी को, उतना ज्यादा वो आदमी डेंजरस गिना जाता है। तो दाऊद जो है वो हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना पाकिस्तान के लिए डेंजरस है। आज अगर दाऊद हिंदुस्तान आ जाता है किसी तरह, तो उसमें हिंदुस्तान के बहुत से लोग जो उसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके लिंक रहे हैं, वो तो एक्सपोज होंगे। उसके साथ पाकिस्तान की जो ISI की जो काम करने का तरीका है, जो काफी हद तक हमें मालूम है हमारी एजेंसीज को, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आदमी के अंदर ही रहती हैं और वो वही आदमी बता सकता है। तो पाकिस्तान की मजबूरी उसको संभाल के रखना है, उसकी सेफ्टी करना है, जो आज तक कर रहा है, करता रहेगा। तो अगर दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ लिया गया तो बहुत लोगों की पोल खुलेगी, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों और चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों, और ये सारे लोग ये नहीं चाहते कि दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ा जाए। हमने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अब जो जंग शुरू की है, 2020 की ये जंग है, इस जंग को हम अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे, और अब हमें इसमें आप सबका साथ भी मिलने लगा है। देश का बच्चा बच्चा दाऊद को भारत लाए जाने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा है, ये आपको देश की जनता आज खुद बताना चाहती है। आप खुद सुनिए। जी न्यूज़ के माध्यम से हमें एक बात का अब पुख्ता सबूत मिल गया, जिसमें हमें पता लगा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। अब सबूत देने, लेने, एक्सचेंज करने का या किसी भी बातचीत का समय जा चुका है। अब हमें घर में घुस के मारना है। ऐसा कि हमने जी न्यूज़ में देखा, जो कि आजकल न्यूज़ चल रही है, जी न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। तो अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को दाऊद को इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान में छुपा गया है, ये हमें पता चला है जी न्यूज़ के जरिए। मैं भारतीय सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि उन्होंने यूरी और पुलवामा में इनिशिएटिव लिया, वैसा ही ठोस कदम उठाया जाए दाऊद इब्राहिम को ध्वस्त करने के लिए। ने तो ठिकाना पता कर लिया है दाऊद इब्राहिम का। अब देखिए, अब अगर सरकार के हाथ में जाता है तो सरकार को सीधा उसको एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द उसका खात्मा करना चाहिए बस। जी न्यूज़ ने अच्छी तरीके से पूरे सबूत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सच्चाई दिखाई है। अब मुझे लगता है पाकिस्तान सरकार को ये सच्चाई माननी पड़ेगी, और अगर पाकिस्तान सरकार ये सच्चाई नहीं मानती है तो फिर भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बालाकोट की तरह या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। दाऊद के तमाम जो पते हैं, ठिकाने हैं, उनको जिस तरह से DNA ने दिखाया, इससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि दाऊद है तो पाकिस्तान में ही। DNA ने अपना काम किया, जी न्यूज़ ने अपना काम किया है। मैं चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री से यही विनती करना चाहूंगा कि भारत सरकार दाऊद को किसी भी तरह हिंदुस्तान लाए, या तो नहीं तो वहां जाके
फैसला करे, जिंदा या मुर्दा। जैसे जो न्यूज में कल देखा, डीएनए में बताया गया दाऊद का पूरा सब पता चल गया सब कुछ, तो मेरे हिसाब से उनको लेके आना चाहिए, भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे वापस यहाँ पे इंडिया लेके आ सके, जिंदा या मुर्दा कैसे भी। आतंकवादियों को पनाह देता है पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम के बारे में भी कई बार कह चुका है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जी न्यूज ने इस पर मुहर लगा दी। जिस तरह से जी न्यूज ने इसका खुलासा किया, वहां की सरकार इमरान खान भी सकते में है कि अब इस सत्य से हम कैसे भाग सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को पाकिस्तानी सरकार से अपील करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे। जी न्यूज पूरी दुनिया में लगभग 180 देशों में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है और इस समय पाकिस्तान में भी बहुत लोग हमें देख रहे होंगे। दाऊद इब्राहिम तो शर्तिया रूप से आज हमें देख रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम बात कह रहे हैं ये इमरान खान तक भी जरूर पहुंचेगी। इमरान खान से आज हमने 5 सवाल पूछे हैं। इमरान खान में अगर हिम्मत है, पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान की सेना में, ISI में अगर हिम्मत है तो इन सवालों के जवाब वो हमें भेज दें या फिर दुनिया के सामने रख दें। इमरान खान को हम यही कहना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में वहां के मंच पर खड़े होकर कश्मीर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय, आतंकवाद को लेकर अपने आप को विक्टिम बताने की बजाय, इमरान खान को पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम इस समय उन्हीं के देश में छुपा हुआ है और अगर वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें गंभीरता से ले तो उन्हें यह काम करना ही होगा कि वो चुपचाप दाऊद इब्राहिम को दुनिया में जिस भी एजेंसी को चाहें, अगर वो भारत को नहीं सौंपना चाहते तो यूनाइटेड नेशंस की किसी एजेंसी को सौंप सकते हैं, अमेरिका की किसी एजेंसी को सौंप सकते हैं, जिस पर भी उन्हें विश्वास हो उस एजेंसी को वो तुरंत दाऊद इब्राहिम को सौंप दें और फिर भारत का ये जो गुनाहगार है, भारत अपनी जंग खुद वहां से लड़ लेगा। तो हमारी ये जो मुहिम हमने शुरू की है ये रुकेगी नहीं, लगातार आपको हर रोज हम अपडेट देते रहेंगे और इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना उसे किस हद तक बचाती है, किस हद तक जाती है और हम ये भी देखना चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को बचाने के लिए कहां तक भागता है, कहां तक छुपता है, हम ये भी देखना चाहते हैं। तो ये दाऊद इब्राहिम का भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, उसका बहुत बड़ा टेस्ट है। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इन हमलों के 556 दिनों के बाद आज इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। 15,000 पन्नों की इस चार्जशीट में 19 आतंकवादियों के नाम हैं, जिनमें से 7 पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का है, जिसका पूरा नाम है मसूद अजहर अलवी। इस चार्जशीट में मसूद अजहर के 2 रिश्तेदारों अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी का नाम भी लिखा हुआ है। NIA की इस चार्जशीट में कहा गया है कि इस आतंकवादी हमले की योजना पाकिस्तान में बनी थी और इसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। वही मसूद अजहर जिसका नाम पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन में भी था जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC के आतंकवादियों की सूची के आधार पर जारी की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की जो सूची पाकिस्तान को सौंपी थी, उस सूची में भी इस आतंकवादी का नाम शामिल था। इसी लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल था। यह सूची इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां देख सकते हैं। इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। कहां पर दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है यह देख सकते हैं। और उसी सूची में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर अलवी का नाम भी डाला था और पाकिस्तान से कहा था कि इन सब के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई ये करनी थी कि इनको बाहर जाने की इजाजत ना दी जाए, ये कहीं बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते, इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सीज कर ली जाएं और इसके बाद ना तो ये कोई व्यापार कर पाएंगे और ना ही ये कहीं विदेश जा पाएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा था पाकिस्तान से। NIA की चार्जशीट में कहा गया है कि पुलवामा हमले की साजिश में शामिल आतंकवादियों ने अल-कायदा और तालिबान के कैंप्स में जाकर ट्रेनिंग ली थी। इस हमले के मुख्य आरोपियों में से एक मोहम्मद उमर ने वर्ष 2016 से 2017 के बीच अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी।
मोहम्मद उमर अप्रैल 2018 में जम्मू के सांबा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ। इसके बाद मोहम्मद उमर ने पाकिस्तान के आतंकवादियों कामरान उर्फ सैफुल्ला, काजी यासिर और कश्मीर के एक स्थानीय आतंकवादी समीर डार और आदिल अहमद डार के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई। जिन आतंकवादियों ने इन लोगों को अपने घर में शरण दी उनके नाम हैं शाकिर बशीर जान, पीर तारिक, अहमद शाह और बिलाल अहमद। आतंकवादी शाकिर बशीर ने इस हमले के लिए सबसे पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे का मुआयना किया। एक और आतंकवादी मुदासिर अहमद खान ने जेलेटिन स्टिक्स का इंतजाम किया और शाकिर बशीर ने हमले में इस्तेमाल हुए RDX को अपने घर में छिपा कर रखा। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां थी। पुलवामा धमाके में इस्तेमाल होने वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED को जिन आतंकवादियों ने तैयार किया था उनकी तस्वीरें भी हम आज आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर हैं ये तीनों आतंकवादी। इनमें समीर डार और आदिल डार के अलावा मोहम्मद उमर फारूक को भी आप देख सकते हैं। NIA ने अदालत को बताया है कि वर्ष 2019 में साजिद अहमद बट नाम के आतंकवादी ने एक मारुति इको गाड़ी खरीदी और इसी कार का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था, क्योंकि विस्फोटक इसी कार में रखा हुआ था। जबकि वजीर उल इस्लाम नाम के एक आतंकवादी ने IED बनाने के लिए 4 किलोग्राम एल्यूमिनियम पाउडर को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon से खरीदा था। यह बहुत चौंकाने वाली बात है। इस बात को आप दोबारा से सुन लीजिए। इस हमले में शामिल एक चीज को यानी एल्यूमिनियम पाउडर को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon के जरिए खरीदा गया था। एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल बम बनाने में भी होता है और इससे धमाके की क्षमता और इससे पैदा होने वाली गर्मी कई गुना बढ़ जाती है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी खतरनाक चीजें खुलेआम बिक रही हैं और आतंकवादी इनका इस्तेमाल लोगों की हत्या करने के लिए कर रहे हैं। आज जब हमने Amazon पर खुद जाकर इसी एल्यूमिनियम पाउडर को सर्च किया तो हमें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि यह खतरनाक विस्फोटक सिर्फ 1600 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वहां पर खुलेआम मिल रहा है। इतना ही नहीं, जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं तो Amazon का एल्गोरिथम यानी सॉफ्टवेयर आपको दूसरे विस्फोटक पदार्थ खरीदने का भी सुझाव देने लगता है। इसको फिर से आप देख लीजिए। जैसे ही आप एल्यूमिनियम पाउडर खरीदने के लिए जाएंगे, ये Amazon की वेबसाइट आपको बाकी चीजों के बारे में भी सुझाव देने लगती है कि आप ये भी खरीद लीजिए, बम बनाने में ये भी काम आएगा। और वो क्या सुझाव देती है? इनमें सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल है और इसके सबूत इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने का सुझाव भी Amazon आपको तुरंत देता है। ऑनलाइन इस तरह की चीजों का ऑनलाइन बिकना बहुत खतरनाक है और सरकार को इस विषय पर बहुत जल्द ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल अब आपको NIA की चार्जशीट में लिखी गई बाकी बातों के बारे में भी बताते हैं। आतंकवादियों ने पुलवामा हमले से 8 दिन पहले यानी 6 फरवरी को ही इस आतंकवादी हमले की योजना बना ली थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से यह प्लान टाल दिया गया और फिर 14 फरवरी को यह हमला किया गया। 14 फरवरी को शाकिर बशीर 200 किलोग्राम विस्फोटक से भरी कार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक लेकर आया। इसके बाद आदिल अहमद डार ने इस कार से CRPF के काफिले में टक्कर मारी और 40 जवान शहीद हो गए। NIA के मुताबिक मसूद अजहर और उसके रिश्तेदार अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकवादियों को लगातार निर्देश दे रहे थे। यह भी पता चला कि जैश ए मोहम्मद पुलवामा हमले के बाद ऐसे ही एक और हमले को अंजाम देना चाहता था, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जैश ए मोहम्मद के हौसले पस्त हो गए क्योंकि उनके काफी आतंकवादी मारे गए थे। इस चार्जशीट से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज इस समय मेरे हाथ में हैं और इन्हें पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि कैसे यह पूरा हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ और कैसे पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को इस हमले के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई। पुलवामा के हमले को कैसे अंजाम दिया गया था, इस पर कुछ समय पहले हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि हमारी टीम पुलवामा गई और हमने वहां से एक ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपके लिए बनाई थी। इस हमले की एक एक डिटेल तब आपको दी थी। आज इस मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद आपको उस ग्राउंड रिपोर्ट की एक छोटी सी झलक फिर से जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि वो हमला कितना बड़ा था और जिन्होंने इस हमले को झेला उनका दर्द कितना गहरा था।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले ने भारत के शौर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ली थी। आज भी पुलवामा हमले की उस जगह पर सुरक्षा बलों का पहरा रहता है। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में हर एक जवान पूरी तैयारी के साथ तैनात रहता है, क्योंकि यहाँ हर दिन आतंकी हमले की साजिश होती है। यहाँ कुछ देर के लिए रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। हमले के 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर के इस हाईवे पर मौजूद धमाके के निशान हल्के पड़ गए हैं। लेकिन इस हमले की पूरी साजिश को समझने के लिए जी न्यूज की टीम इस साल उसी आतंकवादी हमले के ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और देश के शहीदों के लिए इस खतरनाक इलाके से एक संवेदनशील रिपोर्टिंग की थी। ये कायराना हमला हमारी उन फोर्सेस के जवानों के ऊपर किया जो कि छुट्टी काट कर अपने घरों से वापस आ रहे होते हैं और निहत्थे होते हैं। यहाँ पे जो है कुछ मकान जो आप देख रहे हैं सामने, हाँ जी, ये अभी कुछ रिपेयर हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके शीशे, ये टिन शीट्स वगैरह जो है पूरी तरह से खराब हो गए थे। जम्मू के इस रास्ते से जो है ये कॉन्वॉय के साथ पीछे से आता साथ में आया। उन दिनों में लगातार थ्रेट्स आ रहे थे कि जमीन के अंदर आईडी का इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी भी हुई थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला आ रहा था और ये सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से ये रास्ता बंद था और इन जवानों को साधारण बसों से लाया जा रहा था, जिसकी सुरक्षा में हथियारबंद जवान तैनात थे। लेकिन छुट्टियों से वापस आ रहे जवान निहत्थे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। धमाके के समय वहां पर सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन के जवान तैनात थे, जो आज भी वहां पर सुरक्षा को संभाल रहे हैं। यहाँ पे जो है इंसिडेंट हुआ था, उस दौरान जो है हमारी कॉन्वॉय इस लेन से जा रही थी और इस लेन में हम लोग सिविलियन गाड़ियों को चलने देते थे। अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं कि जो कॉन्वॉय था 38 से 40 गाड़ियों का, वो इस तरफ कितनी गाड़ियां थी उसमें कॉन्वॉय में? अराउंड जो है 40 गाड़ियां थी, 40 गाड़ियां थी। हाँ, वो रोड के इस तरफ जा रही थी। हाँ जी। और यहाँ पे सिविलियन कुछ गाड़ियां चल रही थी। अच्छा, पहले अलाउ था साथ में चलना अलाउड था। इस हादसे के बाद में, इस हमले के बाद में फिर ये सब बंद हो गया। उन दिनों कश्मीर घाटी का माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि 9 फरवरी को संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु और 11 फरवरी को आतंकवादी मकबूल भट्ट की बरसी थी। आशंका थी कि बदला लेने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हमला कर सकते हैं और सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन इस बार आतंकवादियों ने नए तरीके से हमले की साजिश तैयार की थी। पूरी रोड को चेक किया था और इसलिए ये रूटीन भी है और साथ ही साथ उन दिनों में लगातार थ्रेट्स आ रहे थे कि जमीन के अंदर आईडी का इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी भी हुई थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। 9 फरवरी जो है अफजल गुरु की बरसी, अफजल गुरु की बरसी, 11 फरवरी मकबूल भट्ट की बरसी। उस दौरान बर्फबारी बहुत ज्यादा थी, जो है मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तो बहुत ही एक तरीके से वो बहुत ही उस टाइम सेंसिटिव टाइम था, बहुत ही वल्नरेबल टाइम था और इस तरह के इनपुट्स भी थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। व्हीकल बॉर्न आईडी इस तरह का कोई इनपुट नहीं था, लेकिन आईडी लग सकती है, क्योंकि आरओपी ड्यूटी के दौरान एक जो बड़ा थ्रेट होता है वो होता है जमीन में आईडी लगा के और कॉन्वॉय को नुकसान पहुंचाना। तो उसके लिए हम तैयार थे। हमने सुबह अपनी आरओपी क्लियरिंग ड्रिल को अंजाम दिया और बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। उस दिन जमीन के नीचे कोई आईडी नहीं फटने पाई। पुलवामा हमले के 12 दिनों के बाद पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, जब भारत ने सीमा पार बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमला कर दिया और सरहद के इस तरफ सुरक्षा बलों ने साजिश में शामिल हर एक आतंकवादी का चुन चुन कर एनकाउंटर किया। खून खौला था और उसका बदला भी बहुत तरीके से लिया गया। 100 घंटे के अंदर ही उस घटना के जिम्मेदार और 8 महीनों के भीतर उस घटना के तमाम अन्य जिम्मेदार लोग जिन्होंने आईडी बनाया, मुदस्सर, गाजी खान और भी जो तमाम जिन्होंने कामरान, जिन्होंने गाड़ी प्रोवाइड कराई, उन सभी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया। पुलवामा से अमन चोपड़ा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये चार्जशीट की एक कॉपी आज मेरे हाथ में है और हमने इस चार्जशीट को पढ़ा है। 1-2 बातें आपको बड़ी दिलचस्प इसमें मैं पढ़कर बताता हूं। 19 आतंकवादियों का नाम इस चार्जशीट में है। सबसे ऊपर पहला नाम जो है वो मसूद अजहर का है।
52 साल का है मसूद अजहर, पाकिस्तानी नेशनल है और उसके साथ चार्जशीट में लिखा है एब्सकॉन्डिंग। दूसरा नाम है रऊफ असगर, 47 साल का है, पाकिस्तानी नेशनल, एब्सकॉन्डिंग। फिर अम्मार अलवी है, ये 46 साल का है, पाकिस्तानी नेशनल है, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब है फरार। बाकी आतंकवादियों की भी इसमें नाम दिए गए हैं। कुछ आतंकवादियों के साथ में लिखा हुआ है अरेस्टेड, कुछ आतंकवादियों के साथ लिखा हुआ है एब्सकॉन्डिंग और कुछ के साथ लिखा हुआ है किल्ड, कि ये मारे जा चुके हैं। हमारी जो इच्छा है और इस देश के लोगों की जो इच्छा है वो ये कि मसूद अजहर के साथ जो एब्सकॉन्डिंग लिखा हुआ है यानी फरार लिखा हुआ है, ये जल्द से जल्द फरार की बजाय या तो यहां गिरफ्तार लिखा हुआ हो और या फिर लिखा हुआ हो किल्ड। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जब अगली बार ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो उसमें या तो इस आदमी के सामने गिरफ्तार लिखा होगा या लिखा होगा किल्ड। और आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी अपनी सूची में इस आतंकवादी का नाम पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन ये आतंकवादी भी दाऊद इब्राहिम की ही तरह खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है और पाकिस्तान इसको भी छुपाए हुए है। लेकिन अब हम अपनी इस मुहिम के तहत इन सब आतंकवादियों के खिलाफ एक जंग छेड़ेंगे। 4 मिनट का एक ब्रेक अब ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है तो आपको यह मान लेने की जरूरत नहीं है कि अब दोबारा यह संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि हांगकांग में एक केस ऐसा मिला है जिससे यह संक्रमण दोबारा हो चुका है। और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि जो लोग अब ठीक हो चुके हैं संक्रमण के बाद, अब उन्हें कैसे दूसरी परेशानियां होने लगी हैं और ये लोग भी ठीक होने के बाद दोबारा अस्पताल पहुंच रहे हैं। आप सावधान रहिएगा, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ
हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की। अब कोरोना वायरस को लेकर आपकी कुछ गलतफहमियों को, कुछ खुशफहमियों को हम दूर करेंगे, क्योंकि भारत में अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। लेकिन सामान्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस यहां से चला गया है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और अभी भारत में हर रोज इस वायरस के औसतन 60,000 नए मरीज मिल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 58,000 से पार जा चुका है। अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट 75% तक पहुंच गया है, यानी भारत में 30 लाख मरीजों में से 22 लाख ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन एक बार संक्रमित हो जाने के बाद क्या इन 22 लाख लोगों को दोबारा यह संक्रमण नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? क्या इस वायरस से ठीक होने वाले सभी मरीजों के अंदर अब वो एंटीबॉडीज बन चुके हैं जो उन्हें दोबारा संक्रमण से बचा लेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोरोना वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, जो अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा। इन सारे सवालों का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शोध अभी चल ही रहे हैं। अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वायरस को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ तथ्य और उदाहरण रखना चाहते हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि ये कितना खतरनाक वायरस है। इसी साल अप्रैल के महीने में हांगकांग के 33 वर्ष के एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। लेकिन इसी महीने जब ये व्यक्ति यूरोप से वापस लौटा तो वो एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका था, यानी दोबारा से। इस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि एयरपोर्ट पर हुई जांच से हुई। जब ये एयरपोर्ट पर आया तो इसकी जांच हुई और जांच में पता चला कि ये फिर से पॉजिटिव है और इसे हांगकांग में कोविड-19 का पहला री इन्फेक्शन केस कहा जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस व्यक्ति को दोनों बार अलग अलग प्रकार का कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। पहली बार इस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पैदा हुए, लेकिन दूसरी बार इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं देखा गया। यानी इस व्यक्ति को जो संक्रमण यूरोप में हुआ वो पहले हुए संक्रमण से कमजोर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह वायरस तेजी से खुद को बदल रहा है और इस बदलाव के दौरान ये कभी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो कभी पहले से कमजोर हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं और इसी म्यूटेशन के आधार पर जब कोई वायरस तेजी से फैलने लगता है तो उसे वायरस का नया स्ट्रेन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब तक कोरोना वायरस के 8 से ज्यादा स्ट्रेन्स का पता लगा चुके हैं और दावा है कि कोरोना वायरस हर 15 दिन में अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। हाल ही में इस वायरस का एक खतरनाक स्ट्रेन मलेशिया में मिला जिसे D614G नाम दिया गया है। आप इसे कोरोना वायरस का नया वर्जन भी कह सकते हैं। मलेशिया में कोविड-19 का यह नया वर्जन भारत से लौटे एक व्यक्ति से फैलना शुरू हुआ था जिसने 14 दिन के क्वारंटीन को बीच में ही तोड़ दिया था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का यह नया वर्जन यानी D614G सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रेन है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है और पहले के कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा घातक भी है, खतरनाक भी है। कोविड-19 का यह नया रूप इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि म्यूटेशन की वजह से इस वायरस ने शरीर की कोशिकाओं से चिपकने की अपनी शक्ति को पहले से बढ़ा लिया है।
कोई भी वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाता है। कोरोना वायरस की तस्वीरों में उसके आसपास जो कांटे जैसी आकृति आप देखते हैं उसी को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। कोविड-19 के नए वर्जन पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसके ये कांटे पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं और ये कोशिकाओं पर ज्यादा तीखा प्रहार करने में सक्षम है। इसलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बन भी गई तो क्या वो अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस का सामना कर पाएगी। यानी जब तक वैक्सीन बनेगी ये वायरस अपने आप को बदल चुका होगा और बदले हुए रूप पर उस वर्जन पर यह वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अब तक इस वायरस की संरचना में जो भी बदलाव हुए वो इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं जो इस वायरस का ऊपरी हिस्सा है, जबकि इसके निचले हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वैक्सीन के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी वायरस पर पहला प्रहार इसी हिस्से में करती है। इसलिए अभी तक कोविड-19 में हुए बदलाव वैक्सीन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आगे चलकर यह वायरस अपने अंदर और बड़े बदलाव, खतरनाक बदलाव लेकर आता है तो यह जरूर परेशानी की बात हो सकती है। अब हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या इस वायरस से एक बार संक्रमित होकर ठीक हो जाने वाले लोगों में फिर से यह बीमारी हो सकती है या नहीं? क्या आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं या फिर आपके शरीर में लंबे समय के लिए यह कोई बदलाव कर देता है? यानी जो एक बार इस संक्रमण का शिकार हुआ उसके शरीर के अंदर क्या बदलाव होते हैं? पूरी दुनिया में इस वायरस का शिकार हो चुके लोगों की संख्या इस समय लगभग 2,30,00,000 से ज्यादा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से आधे लोगों को यह वायरस ठीक होने के बाद भी किसी न किसी रूप में परेशान करता रहता है। उदाहरण के लिए इन 50% लोगों में से किसी को लंबे समय तक थकान बनी रहती है। कई लोगों को ठीक होने के बाद भी सांस लेने में परेशानी होती है। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हो जाती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें शरीर खुद से ही लड़ने लगता है और अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल परेशानियां होने लगती हैं तो कुछ लोग दिल के मरीज बन जाते हैं, यानी हृदय पर बुरा असर पड़ता है। कई मरीजों को डायरिया हो जाता है। आमतौर पर यह लक्षण कम से कम 4 हफ्तों तक बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा दिनों तक लक्षणों से संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष 4 से 6 महीने तक खिंच सकता है। इनमें से सबसे बड़ी समस्या थकावट की है और बहुत सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ठीक होने के बाद होने वाली थकावट किसी महामारी से कम नहीं है। संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद भी आपको 2 कारणों से लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं। पहला कारण, यह संक्रमण दोबारा भी हो सकता है और दूसरा कारण, ठीक होने के बाद भी इसके प्रभाव आपके शरीर में बने रहते हैं और कमजोर शरीर कई दूसरी बीमारियों का घर बन सकता है। यानी इससे तो आप ठीक हो गए लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया कि बाकी बीमारियों से हार जाएगा। जो आंकड़े और तथ्य आज हमने आपको दिखाए उनका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत कम था, जब संक्रमण कम था तो डर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब संक्रमण जब बढ़ गया तो डर बहुत कम रह गया। आप इसे साबित करने के लिए इन 2 तस्वीरों को आज आपको देखना चाहिए। एक तस्वीर मुंबई के दादर की है, दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। और ये दोनों तस्वीरें देखकर आपको ये लगेगा कि कोरोना वायरस का तो नामो निशान भारत में शायद है ही नहीं। कैसा कोरोना वायरस? आपको लगेगा सब कुछ तो नॉर्मल है। दादर में 3 दिन पहले गणेश चतुर्थी के मौके पर हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने घरों से निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और कायदों की धज्जियां उड़ा दी गई। ये भीड़ तब थी जब मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही थी। न तो लोगों के मन में वायरस का डर था, न ही बारिश उन्हें रोक पाई। इसी तरह दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत अभी हाल ही में दी गई है। मार्च के बाद ये बाजार पहली बार कल खुले, लेकिन इन बाजारों में जो भीड़ दिखी वो ये बताती है कि लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर अब पूरी तरह निकल चुका है। दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, गांधीनगर की तस्वीर है। कैसा कोरोना वायरस। और ये सारी तस्वीरें हम आपको ऐसे दौर में दिखा रहे हैं जिस दौर में देश के 28 लाख छात्र जी और जेईई और नीट की परीक्षाएं इसलिए टलवाना चाहते हैं ताकि परीक्षा केंद्र में संक्रमण ना फैल जाए। वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते क्योंकि इस समय घरों से निकलकर परीक्षा देने में जान का खतरा हो सकता है। आप गए तो हैं परीक्षा देने, लेकिन वापस लौटे इस संक्रमण के साथ। जाएंगे परीक्षा केंद्र में
परीक्षा देने के लिए और लौटेंगे वहां से सीधे अस्पताल में। लेकिन हमारे देश के लाखों छात्रों को जो डर सता रहा है, क्योंकि उनसे ये कह दिया गया कि परीक्षा देनी है, 1 साल बर्बाद नहीं करना है, उनकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को आखिरी फैसला लेने से पहले 2 बार और सोच लेना चाहिए। सोच लीजिए। लेकिन आज हमारा सवाल ये है, ये तस्वीर आपको क्या संदेश देती है? जब आप सारी बातें लोगों पर छोड़ देते हैं, जब आप सब कुछ वैकल्पिक बना देते हैं, लोगों की इच्छा पर छोड़ देते हैं कि वो नियम कायदे फॉलो करें या ना करें, जब लोगों को ये कह देते हैं कि आप सावधानी बरतिए लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, तो लोग क्या करते हैं अभी आपने देख लिया। इन सारे लोगों के घरों में भी, इनके परिवारों में भी कोई ना कोई छात्र जरूर होंगे, कोई ना कोई इनके परिवार के रिश्तेदार मित्र जरूर जेईई और नीट के परीक्षा देने वाले होंगे। लेकिन इन लोगों का अपना डिसिप्लिन आप देखिए। क्या ये लोग डरे हैं? अब यही लोग जब बाहर जाकर ये कहेंगे कि परीक्षाओं को टाल दिया जाए, तो कितनी गंभीरता से हमें इसको लेना चाहिए। इसलिए आज देश भर के छात्रों से हमारा ये कहना है, वो हमें बड़ी संख्या में लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें उनके पक्ष में आवाज उठानी चाहिए और हमें ये दबाव बनाना चाहिए कि सरकार इन परीक्षाओं को टाल दे। हम सरकार से, आप सब की तरफ से आज फिर से ये अपील करते हैं कि सरकार जो भी फाइनल फैसला ले, बहुत सोच समझ कर ले, और सरकार चाहे तो अपने पुराने फैसले को बदल भी सकती है। फैसला बदलने में कोई शर्माने की बात नहीं है। आज के हालात को देखकर सरकार चाहे तो अपना फैसला बदल भी सकती है, लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और आप देश भर में जो छात्र हैं, जो बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी, आप भी सोच समझ लीजिए कि क्या आप अपना 1 वर्ष बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और फिर दूसरा ये भी देख लीजिए कि आप तो परीक्षाएं छोड़कर अपने घरों में बैठ जाएंगे, क्या आप बंद होकर बैठ जाएंगे? और जब अपने घरों से बाहर झांक कर देखेंगे खिड़कियों से, तो आपको ये तस्वीरें दिखेंगी। फिर से दिखा देते हैं आपको। इन तस्वीरों के बीच आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा नहीं देंगे, आप घर से नहीं निकलेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश की बाकी जनता है, क्या ये भी सोशल डिस्टेंसिंग चाहती है? क्या ये भी कोरोना वायरस से बचना चाहती है? क्या ये भी ये कह रही है कि हमें कोरोना वायरस से डर लगता है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत में कोरोना वायरस है ही नहीं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें आप कहीं भी ले जाइए, इन्हें ना सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चिंता है, ना इन्हें मास्क की कोई चिंता है, ना एक दूसरे के बगल में एक दूसरे को छूने से कोई चिंता है। वही ले रहा हूं। इसलिए हम देश भर के जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, हम आपका दर्द और आपका डर बिल्कुल समझ रहे हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पर जी न्यूज़ को लिख रहे हैं, आप हमें मेल्स लिख रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और आपके बिहाफ पर आज आपके जरिए, इस चैनल के जरिए सरकार से अपील करते हैं कि सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार कर ले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लाखों छात्र ये कह रहे हैं कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी। और वो ये भी देख ले कि इस देश में ऐसे छात्र भी कौन से हैं जो ये कह रहे हैं कि वो परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र भी हमें लिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें 1 साल बर्बाद नहीं करना, वो परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी तो हो सकता है कि आपको बाहर भी ना जाना पड़े और आप परीक्षा भी दे दें। ऐसे विकल्प के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और छात्रों को भी सोचना चाहिए, ताकि परीक्षा भी हो जाए और आप कोरोना वायरस से बच भी जाएं। लेकिन फिर से यही कहेंगे, जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं देश के बाजारों से, देश की सड़कों से, तो वाकई ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का डर अब किसी को रहा ही नहीं। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। इस पर रिसर्च कर लीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख?
चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं
बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली।
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1609 में गैलीलियो ने आज ही के दिन दुनिया की पहली दूरबीन का प्रदर्शन किया था। बाद में गैलीलियो इस दूरबीन को व्यापारियों को बेचा करते थे। तब व्यापारियों के लिए यह दूरबीन समुद्र में नेविगेशन के काम आती थी। गैलीलियो को फिजिक्स में अपने योगदान के लिए फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 आज ही के दिन वर्ष 1981 में शनि ग्रह यानी सैटर्न के सबसे करीब पहुंच गया था। इस अंतरिक्ष यान ने शनि और नेपच्यून ग्रह के बारे में बहुत कीमती जानकारियां भेजी थी। इसके अलावा आज ही के दिन वर्ष 2012 में वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर यानी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। वॉयेजर 1 को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद अंतरिक्ष यान कहा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि वॉयेजर 1 अपने मिशन पर वर्ष 2025 तक काम करता रहेगा, जिसके बाद शायद इसके थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स काम करना बंद कर दें। भाप से चलने वाले पहले सफल स्टीम इंजन का आविष्कार करने वाले स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वॉट का निधन आज ही के दिन वर्ष 1819 में हुआ था। जेम्स वॉट ने पुराने न्यू कॉमन स्टीम इंजन में सुधार करके नई तरह के स्टीम इंजन का आविष्कार किया था और यह आविष्कार इतना महत्वपूर्ण था कि इन इंजन्स के इस्तेमाल से ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। पावर का यूनिट भी जेम्स वॉट के नाम पर ही वॉट रखा गया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग का निधन आज ही के दिन वर्ष 2012 में हुआ था। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नील आर्मस्ट्रांग यूएस नेवी में एक अफसर थे और उन्होंने कोरियन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि 16 वर्ष की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से भी पहले नील आर्मस्ट्रांग को स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट मिल गया था। वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन ऑल्ड्रिन करीब 2.5 घंटे तक चंद्रमा की सतह पर रहे थे और उन्होंने कई जरूरी शोध वहां पर किए थे। और वर्ष 1867 में आज ही के दिन ब्रिटिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट माइकल फैराडे का निधन हुआ था। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटरी डिवाइसेस पर उनके शोध के आधार पर ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। उन्होंने दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बनाया था। फैराडे ने बेंजीन नामक केमिकल की खोज भी की थी और यहां तक कि वर्ष 1824 में पहले रबर बलून को भी माइकल फैराडे ने ही अपने शोध के लिए बनाया था। यहां नोट करने वाली बात यह है कि मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैराडे की एक तस्वीर अपनी स्टडी वॉल पर प्रेरणा के लिए लगाई हुई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, एक राष्ट्र अपने दुश्मनों को भागने की जितनी लंबी मोहलत देता है, वो राष्ट्र उतना ही कमजोर होता चला जाता है। नमस्कार।